जय हिंद एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही है? क्या मैं आप सभी को दिखाई दे रहा हूँ? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? जय हिंद, जय भारत। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। भारत माता की जय। राम राम। सत श्री अकाल। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा सेशन है ये एक ऐसा सेशन है जिसमें मैं आपको सिर्फ ये बताने वाला हूँ कि एसएसबी इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या होता है, ताकि आप एसएसबी के इम्पोर्टेंस को समझते हुए उसके लिए अपने आप को बेहतर से बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। तो चलिए देर नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं सेशन कि एसएसबी इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस क्या होता है। एक एक करके मैं सारे पॉइंट्स आपको बताना शुरू करता हूं और वो सारे पॉइंट्स के हिसाब से, वो सारे पॉइंट्स वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लेकिन मैं भी अपनी तरफ से कुछ एक्सप्लेनेशन उसके अंदर ऐड करूंगा, कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। और अगर कोई अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जो सबके लिए हेल्पफुल होगा तो उस क्वेश्चन को भी मैं ज़रूर एड्रेस करूंगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, पहले तो लिख देते अपन। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरव्यू इन एसएसबी, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एसएसबी में इंटरव्यू का क्या इंपॉर्टेंस होता है। सबसे पहला पॉइंट, प्रथम बिंदु, दूसरे रंग में लिखते हैं यहां से। इट हेल्प्स द बोर्ड अंडरस्टैंड यू in person. It helps the board to understand you in person, यानी कि व्यक्तिगत तौर पे बोर्ड को इस बारे में मदद मिलती है कि वो आपको ठीक से समझ पाए। एसएसबी बोर्ड का ये ऑब्जेक्टिव होता है कि जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो जिनके अंदर ओ एल क्यूज हैं, ये ओ एल क्यूज उनके लिए काम की चीज है, आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना है। लेकिन एसएसबी बोर्ड का ये उद्देश्य होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स जिनके अंदर ऑनेस्टी है, जिनके अंदर कॉमन सेंस है, जो नॉलेज रखते हैं, जिनके पास पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, जिनके पास करेज है, मॉरल करेज, फिजिकल करेज, जिनके पास टीम के अंदर जेल करने की एबिलिटी है, जिनके अंदर इंटेग्रिटी है, जिनके अंदर सोशल एडाप्टेबिलिटी है, ये सारी की सारी क्वालिटीज और भी इस तरह की दूसरी क्वालिटीज जो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर अगर है तो वो इंडिविजुअल आगे बढ़ना चाहिए, वो इंडिविजुअल रेकमेंड होना चाहिए। ये बात तो आप समझते हो, मानते भी हो कि बोर्ड का ये जिम्मेदारी होता है, एसएसबी बोर्ड की ये जिम्मेदारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी ऐसा कैंडिडेट जो लायक है, सारी ओएल क्यूज को मैं ना बोल के एक बात कहूं कि लायक है फौज के अंदर मिलिट्री लीडर बनने के लिए, उसे रेकमेंड किया जाना चाहिए। अब किसी इंडिविजुअल के अंदर वो क्वालिटीज हैं या नहीं है, वो लायकी उसके अंदर है या नहीं है, इस बात को जानने के लिए किसी इंडिविजुअल को व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे से बोर्ड को जानना होगा। बोर्ड ऐसा नहीं कर सकता कि सारे लड़कों को और लड़कियों को सामने बिठा ले, थोड़ी बहुत उनके आपस में डिस्कशंस वगैरह करवा ले, कुछ एक एक्टिविटीज करवा ले, बाकियों को बाहर निकाल दे और कुछ जो उनको अच्छे प्रोमिनेंट दिखाई दे उनको सिलेक्ट कर ले। ये गैर जिम्मेदाराना होगा। बोर्ड ये चाहता है कि एक भी लायक कैंडिडेट कहीं रिजेक्ट ना हो जाए, क्योंकि फौज को जरूरत है अच्छे लोगों की, और किसी के बारे में सबसे ज्यादा अच्छे से जानने के लिए इंटरव्यू बहुत अच्छा माध्यम होता है। तो इंटरव्यू में आप किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते हो, इंटरव्यू में आप एक इंडिविजुअल के तौर पे आते हो। इंडिविजुअली एक एसेसर आपसे क्वेश्चन पूछता है,
आपके PIQ, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनेयर फॉर्म के आधार पे, और उस आधार पे वो आपको व्यक्तिगत तौर पे बहुत अच्छे से जान जाता है। आपके गुण, आपके दोष, आपकी मेरिट्स, आपके डीमेरिट्स, सब कुछ वो बहुत अच्छे से समझ चुका होता है, और वो अपनी असेसिंग डायरी के अंदर वो सारी चीजें नोट कर लेता है। वो अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास में स्टोर करके रख लेता है आपके बारे में व्यक्तिगत तौर पे, जो कि फाइनल डे आपके रिकमेंडेशन में या रिजेक्शन में उसको मदद करती है। और उद्देश्य ये होता है इंटरव्यू करने का कि किसी कैंडिडेट के साथ में ना इंसाफी न होने पाए। हर कैंडिडेट को समूह में तो मौका मिले ही मिले पार्टिसिपेट करके अपनी काबिलियत, अपनी योग्यता दिखाने का, बट व्यक्तिगत तौर पे भी एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने वो अपनी योग्यता दिखा सके, अपनी काबिलियत दिखा सके, और इंटरव्यूइंग ऑफिसर किसी लायक कैंडिडेट को गलती से रिजेक्ट ना कर दे। तो व्यक्तिगत तौर पे जब आप किसी को जानते हो तो आप उसके बारे में बेहतर जज कर सकते हो, उसके बारे में बेहतर असेसमेंट कर सकते हो। तो सबसे बढ़िया असेसमेंट किसी इंडिविजुअल का एसएसबी की प्रोसेस में एक इंटरव्यू के द्वारा होता है, जिसके आधार पर उसका रिकमेंडेशन किया जा सकता है या रिजेक्शन भी किया जा सकता है, जो कि फौज के लिए जरूरी है। और इसीलिए पर्सनल इंटरव्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो पहला पॉइंट, पहला बिंदु आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सी द पावर ऑफ expression in a कैंडिडेट। किसी एक कैंडिडेट के अंदर पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना है, ये भी पर्सनल इंटरव्यू से सबसे अच्छे से समझ में आता है। हालांकि एसएसबी के अंदर कुछ और एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का परफॉर्मेंस होता है, जैसे कि ग्रुप डिस्कशंस, वहाँ पे भी आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आता है एक ग्रुप के अंदर। सिमिलरली जब नरेशंस होते हैं इनिशियली, तब भी आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आता है। लेक्चरेट्स में आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन समझ में आता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ कैंडिडेट्स बड़े इंट्रोवर्ट होते हैं। कुछ कैंडिडेट्स, हर कैंडिडेट जो होता है वो एक्सट्रोवर्ट नहीं होता है। कुछ कैंडिडेट्स इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट होने की वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि उन कैंडिडेट्स के अंदर मिलिट्री लीडरशिप करने की क्वालिटी नहीं है। कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो कहने के लिए तो इंट्रोवर्ट होते हैं, लेकिन एक्चुअली उनमें बहुत सारा नॉलेज होता है, एक्चुअली उनके अंदर बहुत सारी इंटेग्रिटी होती है, एक्चुअली उनके अंदर बहुत अच्छी सोशल अडेप्टेबिलिटी होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, और भी दूसरी कई क्वालिटीज उनके अंदर हो सकती है। बट सिर्फ एक चीज है कि वो इंट्रोवर्ट है, वो इजीली किसी के साथ में ओपन अप नहीं हो पाते। ऐसे में पर्सनल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पर्सनल इंटरव्यू में आप चुप रह ही नहीं सकते। एक इंटरव्यूअर जब आपसे क्वेश्चन पूछता है और उस कमरे में आपके और इंटरव्यूअर के अलावा कोई भी नहीं होता है, तो आप अगर एक इंट्रोवर्ट भी होते हो तो फिर वहां पे आप ओपन अप होते हो। और मैं एक और चीज बता दूं आपको कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स जो होते हैं एसएसबी के अंदर, दे आर वेरी फ्रेंडली, वो बहुत फ्रेंडली होते हैं। और खास तौर पे ऐसे कैंडिडेट्स जो इंट्रोवर्ट होते हैं, इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि ये इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट है, और इसीलिए इंटरव्यू शुरू होने के बाद वो सबसे पहले उस कैंडिडेट को काफी कंफर्टेबल कर देते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं, बहुत ट्रेंड होते हैं, और हजारों स्टूडेंट्स उनके सामने से गुजर चुके होते हैं। तो वो सिर्फ बॉडी लैंग्वेज देख के किसी इंडिविजुअल के बारे में बहुत सारी चीजें बता देते हैं, बहुत सारी चीजें समझ जाते हैं। तो वो ये भी समझ जाते हैं कि ये इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट है, और जैसे ही वो किसी इंट्रोवर्ट कैंडिडेट को या इंडिविजुअल को देखते तो सबसे पहले वो उसको कंफर्टेबल करते, कुछ ऐसी बात करते हैं जिससे कि आइस ब्रेक हो जाती है और वो कैंडिडेट कंफर्टेबल हो जाता है। जैसे ही वो कैंडिडेट कंफर्टेबल होता है, फिर वो अपनी बातें, अपने थॉट्स शेयर कर सकता है इजीली, और खुल के वो शेयर कर सकता है।
और जब वो अपनी बातें, अपने थॉट्स खुल के शेयर करना शुरू करता है, तब समझ में आता है कि उसका पावर ऑफ एक्सप्रेशन कितना है। और ये बहुत ज़रूरी क्वालिटी होती है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, क्योंकि मैं हमेशा और पहले भी ये चीज़ें कई बार बता चुका हूँ कि एक ऑफिसर जब आप बनते हो तो आपको ज़िंदगी भर अपने अंडर में अपने सबॉर्डिनेट्स को कमांड करना होता है। और उस कमांड करने में आपको उनसे बातें करनी होती, उन्हें स्पीचेस देने होते हैं, या उन्हें कोई प्लान समझाना होता है। ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक इंटरव्यू के दौरान आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का बेस्ट टेस्ट होता है। हो सकता है क्योंकि कोई कैंडिडेट एक्सट्रोवर्ट है तो वो ग्रुप डिस्कशन में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया, लेकिन जब उससे उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में सवाल पूछे जाएंगे तो उनके जवाब वो बहुत अच्छे से दे सकता है। और यहाँ पे पावर ऑफ एक्सप्रेशन में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, वो ये है, टू एक्सप्रेस यू एट मैक्सिमम विथ मिनिमम पॉसिबल वर्ड। सबसे अच्छी पावर ऑफ एक्सप्रेशन क्या होती? कोई भी एक पॉइंट है जिसको अगर मुझे एक्सप्रेस करना है आपको, तो उसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या हो सकती है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है, डेफिनेशन नहीं, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कर दो कम से कम वर्ड्स में। यही आपकी पावर ऑफ एक्सप्रेशन होती है। और यही वो पावर ऑफ एक्सप्रेशन है जो आपको अपने अंदर डेवलप करनी है। क्या? ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन कम से कम शब्दों में। तो जब आप कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा एक्सप्रेशन करते हो तो वो बात कम समय में और बेहतर तरीके से किसी इंडिविजुअल को समझ में आती है। एंड दैट इज द पावर ऑफ एक्सप्रेशन दे आर लुकिंग फॉर। बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जिनसे जब मैं इंटरेक्ट करता हूं और उनसे कुछ सवाल पूछता हूं, जो कि एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। ओपन एंडेड क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें आपको एक्सप्लेन करने का बहुत स्कोप होता है। जैसे एक ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है कि आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। मैंने आपको पूरी खुली छूट दे रखी कि आप बताइए मुझे, आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं या कोई एक ही कारण हो सकता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जिसके बाद आगे कॉन्वर्सेशन पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि इंडिया की कैपिटल क्या है, तो आप एक आंसर दे दोगे मुझे कि सर न्यू दिल्ली कैपिटल है। उसके बाद में उस क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए आपके पास और कुछ बचेगा नहीं, कंटेंट नहीं बचेगा कि अब और कुछ आप बोल दो उसके बारे में, क्योंकि मैंने सिर्फ कैपिटल पूछी, आपने कैपिटल बता दी। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इंटरव्यू के अंदर वो क्या करते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं आपसे। आपकी वीकनेस के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आपकी स्ट्रेंथ के बारे में क्वेश्चंस पूछ लेंगे, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने के डिसीजन के पीछे क्वेश्चंस पूछ लेंगे। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं और यहीं पे ज्यादातर कैंडिडेट्स फंस जाते हैं, क्योंकि कैंडिडेट्स अपने इमोशनल फ्लो में आते हैं। अगर उनसे ये सवाल पूछा जाए कि वो आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो जब उनका इमोशनल फ्लो आता है और उस इमोशनल फ्लो में उनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, पहले किस थॉट को रखूं, उसके बाद किस थॉट को रखूं, अरे वो थॉट भी आ गया, ये थॉट भी आ गया, इसको बताऊं या नहीं बताऊं, ये वाला थॉट इंपॉर्टेंट है या वो वाला थॉट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे थॉट्स जब आपके दिमाग में आते हैं तभी आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन का टेस्ट होता है। तो यहां पे आपको ये करना है अपने पावर ऑफ एक्सप्रेशन को डेवलप करने के लिए कि आप हमेशा इस बात की आदत डालो और इसकी प्रैक्टिस शुरू करो कि जब भी आप किसी को कुछ एक्सप्लेन करो तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। जब ऐसा होने लग जाएगा तो अपने आप आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन बेहतर होगा। आप किसी भी ओपन एंडेड क्वेश्चन को आंसर करते हुए कंफ्यूज नहीं होंगे, और अगर कुछ पॉइंट्स आपके दिमाग में है तो उन पॉइंट्स को ऑर्डर में रखते हुए आप आगे बढ़ोगे, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी ऑफ द पॉइंट्स, कि आप आर्म्ड फोर्सेस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगले पॉइंट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू सी द कॉन्फिडेंस इन अ कैंडिडेट। किसी इंडिविजुअल के अंदर आत्मविश्वास कितना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट होता है। क्योंकि एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को जब आप इमेजिन करते हो, तो क्या आप किसी आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को बिना आत्मविश्वास के इमेजिन कर सकते हो?
नहीं कर सकते हो, आप कभी भी नहीं कर सकते। आप जब भी एक आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर को इमेजिन करते हो तो आप एक ऐसा पर्सन देखते हो जो फिजिकली बहुत फिट है, जिसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, जिसकी ओरेटरी स्किल्स बहुत अच्छी है, जिसमें आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ है। तो आत्मविश्वास एक ऐसा गुण होता है जो विकसित तो किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि अगर आज आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आपके अंदर कभी जिंदगी में कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। नहीं, हो सकता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी नहीं होती जिसको डेवलप नहीं किया जा सकता, ये डेवलप हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं एसएसबी बोर्ड का हिस्सा हूं तो मैं ये चाहूंगा कि कोई ऐसे कैंडिडेट को मैं मौका दूं जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। मैं ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर नहीं करूंगा जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि जब मैं ट्रेनिंग सेंटर में किसी कैंडिडेट को भेजूंगा तो उस ट्रेनिंग सेंटर में उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है जो स्वभाव से ही आत्मविश्वासी है और स्वभाव से ही आत्मविश्वास विकसित करके एसएसबी बोर्ड के सामने आया है, तो उस कैंडिडेट को हमेशा प्रायोरिटी दी जाएगी रिकमेंडेशन में। और जैसे कि मैंने कहा कि अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर कभी कॉन्फिडेंस आ नहीं सकता। लेकिन एकेडमीज ये सोचती है कि हमें ऐसे लड़के चाहिए या ऐसी लड़कियां चाहिए जिनके अंदर आत्मविश्वास ऑलरेडी है, ताकि हमें उनके आत्मविश्वास को डेवलप करने के लिए ज्यादा वर्क ना करना पड़े, क्योंकि हमें उनके ऊपर ऑलरेडी दूसरे क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए वर्क करना है। तो आत्मविश्वास को वो एक बेसिक क्वालिटी मान के ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बोर्ड में आने वाले सारे कैंडिडेट्स में जिन जिन कैंडिडेट्स का आत्मविश्वास बहुत अच्छा है उन कैंडिडेट्स को वो मौका देंगे। और आत्मविश्वास कैसे विकसित किया जाए, कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप किया जाए। अच्छा, मैं एक बात आप सभी को बताना चाहता हूं कि ये एक मिथ है कि किसी में कॉन्फिडेंस होता है और किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। मैं ये मानता हूं कि हर इंडिविजुअल के अंदर कुछ मामलों में कॉन्फिडेंस होता है और कुछ मामलों में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं मेरी बात करता हूं कि जब मैं एक स्टूडेंट था, मतलब स्टूडेंट तो मैं लाइफ लॉन्ग रहूंगा, बहुत सारी चीजें सीखता रहता हूं, लेकिन जब मैं एक स्टूडेंट था तब मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था। जो एकेडमिक पढ़ाई होती है उसके अंदर मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो जब एकेडमिक्स की बात आती थी, जब एकेडमिक्स की बात आती थी या घर पे कोई मेहमान आते थे, वो पूछते थे कि इस बार कितने नंबर आए, कितने परसेंटेज तुमने स्कोर किए, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता था कि मैं उन्हें क्या बताऊं कि बस पासिंग मार्क्स जितने होते हैं उससे थोड़े से ज्यादा स्कोर किए। यहां पे मेरा हो जाता कॉन्फिडेंस लो। या फिर अगर मैथमेटिक्स में कोई मुझे घेर ले और मैथमेटिक्स में कोई मुझे घेर के मुझसे डिस्कशन शुरू कर देता, तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाता, क्योंकि मुझे आता ही नहीं ठीक से। या कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स लेके कोई मेरे सामने बैठ जाता और डिस्कशन शुरू करता, मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता। लेकिन वही मैं जब स्पोर्ट्स में आता था, जब मैदान के अंदर आता था, या तो फुटबॉल खेलता था या क्रिकेट खेलता था, ये दो खेल मैंने ज़्यादा खेले, थोड़ा बहुत बॉक्सिंग भी खेला, लेकिन ये दो खेल ज़्यादा खेले, क्रिकेट और फुटबॉल। तो जब मैं इन खेलों में आता था तो यहां पे फिर आप किसी को भी बुला लीजिए, कोई भी 30 मार खा आ जाए मैदान के अंदर, हर एक को मैं टक्कर दे देता था। यहां पे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। क्रिकेट देखना मुझे बहुत पसंद था, आज भी बहुत पसंद है, और उससे जुड़ा हुआ जो नॉलेज था वो भी मुझे बहुत ज्यादा था। अगर क्रिकेट की कोई बात करे या क्रिकेट खेलने के लिए बोले, मेरे कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेटिंग हो जाता था। और तब मैं चाहता था कि वो लोग आए और मुझे देखें जिन्होंने मुझसे मैथ्स के बारे में बात करी थी या फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करी थी या मेरे स्कोर के बारे में बात करी थी, एकेडमिक स्कोर के बारे में। वो जरा आके देखें कि मैंने बॉलिंग करते हुए कितने विकेट्स लिए, या बैटिंग करते हुए कितने रन्स बनाए, या फुटबॉल खेलते हुए कितने गोल स्कोर किए। तो क्या मैं एक अंडर कॉन्फिडेंट लड़का था या मैं एक कॉन्फिडेंट लड़का था? मैं दोनों ही नहीं था। किसी मौके पे या किसी मामले में मैं बहुत कॉन्फिडेंट था, किसी मामले में मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट था। और यही बात आप सबके ऊपर भी लागू होती। ये जो मैंने बात बताई मेरे बारे में, जो व्यक्तिगत में मैंने मेरे बारे में बात बताई जो मुझे नहीं बताना चाहिए थी, अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी
अब आपको समझाने के लिए मैं किसका एग्जाम्पल देता, तो मैंने मेरा ही दे दिया। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पढ़ने में अच्छे नहीं है लेकिन दूसरी एक्टिविटीज़ में अच्छे हैं। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दूसरी एक्टिविटीज़ का हिस्सा तो नहीं हो पाए लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। तो हर इंडिविजुअल के अंदर कॉन्फिडेंस किसी खास वक्त पे आता है। अब कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस आता है स्किल से और नॉलेज से। अगर आपके अंदर स्किल है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। जैसे आप एसएसबी इंटरव्यू के अंदर गए। अब एसएसबी इंटरव्यू के अंदर इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा, मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन है, आपने अपने पीआई की फॉर्म में लिखा भी है कि मैंने फुटबॉल खेली, क्रिकेट खेला, हॉकी खेली, बॉक्सिंग करी, जूडो कराटे किया और न जाने क्या क्या किया। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ, और आप पढ़ाई में खराब थे मेरी तरह। अब इंटरव्यूइंग ऑफिसर जो है भिड़ गए आपसे पढ़ाई से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछने के लिए, एकेडमिक क्वेश्चन पूछने के लिए कि बेटा एक बात बताओ, न्यूटन के 3 लॉ बता दो मोशन के। आपको नहीं पता साहब। उन्होंने बोला कि अच्छा, कोई क्वेश्चन आपको दे दिया, कोई कॉन्सेप्ट दे दिया कि बोले पाइथागोरस थ्योरम समझा दो। आपको नहीं पता, है ना। अब इसी तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने पूछना शुरू कर दिया आपसे कि भैया इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता लाइफ में। आपको नहीं पता। अब क्या होगा? आपका कॉन्फिडेंस होगा लो। आपका कॉन्फिडेंस एकदम रॉक बॉटम चला गया कि यार ये क्या पूछ रहे हैं मेरे से, मेरे को जो नहीं आता ये सारी चीजें पूछ रहे हैं मुझसे, और मैं सॉरी सर बोलता जा रहा हूँ, सॉरी सर नहीं पता, सर ये भी नहीं पता, सर वो भी नहीं पता। अचानक आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। अचानक वो आपसे सवाल पूछेंगे कि बेटा बताओ क्रिकेट के अंदर पिच की लेंथ कितनी होती है। आपका कॉन्फिडेंस एकदम राइज हो जाएगा कि अब आई मेरे बलंग की चीज, अब आए आप मेरे स्ट्रेंथ या मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में। अब आप बताना शुरू करोगे कि सर इतनी लंबाई होती, पॉपिंग क्रीज इतना होता है, 2 स्टंप्स की दूरी इतनी होती है। और जब वो पूछना शुरू करेंगे दूसरे क्वेश्चंस आपसे, तो आप धड़ाधड़ जवाब देते रहोगे। क्यों? क्योंकि आपका नॉलेज और स्किल वहां पे बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करना है तो आप हमेशा अपनी जो वीकनेसेस है उनको ज्यादा से ज्यादा स्टडी करो, उसके ऊपर वर्क करो, अपने आप आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। अब देखो, ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि स्पोर्ट्स के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है और पढ़ाई के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत लो है, या पढ़ाई के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है पर स्पोर्ट्स वगैरह कुछ खेला नहीं, लिखा नहीं हुआ है वहां पे। अब इंटरव्यूअर ने पूछ लिया आपसे कि बेटा स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेला आपने, इतना लंबा वक्त मिला था आपको बचपन में, आपने स्पोर्ट्स क्यों नहीं खेला, आप वहां पे डल पड़ जाओगे। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है कि हम किसी भी एस्पेक्ट पे कमजोर पड़े। अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं और एसएसबी जैसी इंटरव्यू बोर्ड के सामने हम बैठे हुए हैं, इंटरव्यू बोर्ड नहीं मतलब एसएसबी बोर्ड के सामने हम बैठे हुए हैं, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम हर एस्पेक्ट में मजबूत होके जाएं। हम हर एस्पेक्ट में मजबूत होके जाएं। जब हमारा हर एस्पेक्ट मजबूत होगा तो हम बहुत आत्मविश्वास से वहां जाएंगे कि ठीक है, इंटरव्यूइंग ऑफिसर क्या पूछेंगे मुझसे, न्यूटन के 3 लॉ पूछेंगे मुझे पता है, पाइथागोरस थ्योरम पूछेंगे मुझे पता है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में पूछेंगे मुझे पता है, स्पोर्ट्स के बारे में पूछेंगे मुझे पता है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से पता हो सकता है कि आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो, उसका तो आपको बहुत ही बढ़िया नॉलेज है, लेकिन यहां पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप एकेडमिक्स में जीरो नहीं हो मेरी तरह। आप एकेडमिक्स में मेरी तरह जीरो नहीं होने चाहिए। एकेडमिक्स में अगर आप 100 में से 80 नहीं हो सकते हो तो कम से कम 100 में से 40 तो हो, 45 तो हो। इंटरव्यूइंग ऑफिसर को भी लगना चाहिए कि भैया ये लड़का या ये लड़की एक कंप्लीट पैकेज है, कि ठीक है ये स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत अच्छा है, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत काम आएगी इसकी ये क्वालिटी, लेकिन साथ ही साथ इसको थोड़ा बहुत नॉलेज भी है। भले ही उतना अच्छा नहीं है एकेडमिक्स में लेकिन फिर भी एवरेज तो है कम से कम। तो दोस्तों, ऐसा करना है आपको कि आपकी जो भी चीजें कमजोर है, मान लीजिए कि अगर आप आउटडोर एक्टिविटीज में कमजोर है तो उसके ऊपर वर्क कर लो थोड़ा बहुत, कोई एक स्पोर्ट ऑप्ट कर लो। स्पोर्ट्स ऑप्ट नहीं कर सकते हो तो फिजिकल फिटनेस के लिए कोई जिम ही ज्वाइन कर लो, अपने घर के अंदर ही वर्कआउट करना शुरू कर दो। और अगर स्पोर्ट्स ऑप्ट कर सकते हो तो कर लो। अगर आप पढ़ाई में कमजोर हो मेरी तरह, तो मेरी तरह मत रहो आप अपनी वीकनेसेस के ऊपर वर्क करना शुरू करो कि यार मैं मैथ्स में कमजोर हूं, तो मेरे को मैथ्स में अपने आप को कम से कम इस लायक बनाना है कि अगर मेरे से बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए मैथ्स के तो मैं जवाब दे सकूं। तो जब आप इस तैयारी के साथ जाओगे
कि अगर मेरे को एकेडमिक्स में भी कुछ चीजें उन्होंने पूछी तो मैं निरुत्तर तो नहीं रहूंगा, मैं जीरो होके तो नहीं आऊंगा वहां पे भी। भले ही 100 में से 100 ना स्कोर कर पाऊं, लेकिन 100 में से 40 तो स्कोर कर ही दूंगा। और अगर स्पोर्ट्स में ये लोग आ गए, आउटडोर एक्टिविटीज में आ गए, तो 80 स्कोर कर दूंगा, 90 स्कोर कर दूंगा। तो जब आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आपका आत्मविश्वास रॉक बॉटम नहीं, स्काई रॉकेटिंग रहेगा। और वही आत्मविश्वास जब वो आपके अंदर देखेंगे, आपके बॉडी लैंग्वेज में वो चीज समझ में आएगी। मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर बॉडी लैंग्वेज कैसी रखे? मैं ये बोलता हूँ स्वाभाविक रखो। बॉडी लैंग्वेज की परवाह आप तब करते हो जब आपको ज्ञान और स्किल की कमी होती। जब नॉलेज और स्किल की कमी होती तब हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर फोकस करने लगते हैं कि यार नॉलेज नहीं मेरे पास, स्किल नहीं, कम से कम मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को तो अच्छा रखूं। नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत स्वाभाविक होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज बहुत नेचुरल होना चाहिए, और वो रिलैक्स्ड बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। वो रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज तब आ जाएगा जब आपके अंदर नॉलेज और स्किल होगी। जब इंसान नॉलेज और स्किल लेकर कहीं जाता है तो उसके अंदर बॉडी लैंग्वेज भी अपने आप सही जगह पे फिट हो जाता है। फिर उसको बॉडी लैंग्वेज का ध्यान नहीं रखना पड़ता, वो बस अपने एक्ट को करता जाता है और सामने वाला उसके बॉडी लैंग्वेज से सेटिस्फाइड रहता है। तो ये सारी चीजें एट प्लेस आ जाएगी अगर आप कॉन्फिडेंट होंगे। और कॉन्फिडेंट आप कैसे होंगे? अपनी नॉलेज और अपनी स्किल को आगे बढ़ा के। जैसे मान लीजिए कि आप आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किए हुए, अब आज आपको पता चला कि यार आज सर ने बताया कि यार मेरा ये एस्पेक्ट कमजोर है। अब मेरे पास 6 महीने बचे हुए हैं, 6 महीने में मैं ये एस्पेक्ट कैसे मजबूत करूं? 6 महीने में मैं क्या क्रिकेट खेलना शुरू कर दूं, या 6 महीने के लिए मैं फुटबॉल खेलना शुरू कर दूं? देखो, अगर शुरू कर दोगे तो वैसे भी अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर शुरू नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट कोई एक ऐसा खेल, कोई ऐसी आउटडोर एक्टिविटी जो आप कर सकते हो या जिसके बारे में आप जान सकते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना ही शुरू कर दो। आप बता देना इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि सर मेरा जो बैकग्राउंड था और जो एक्सपोजर मुझे मिला, उस एक्सपोजर की वजह से मैं आउटडोर एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाया या नहीं कर पाई। लेकिन जब मुझे इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि आर्म्ड फोर्सेस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, तो ये रियलाइजेशन मुझे एग्जाम से 6 महीने पहले हुआ। अब एग्जाम से 6 महीने पहले मैंने अपने आप के लिए तय किया कि मैं एक स्पोर्ट्स को ऑप्ट करूंगा या करूंगी, या मैं किसी एक्टिविटी को ऑप्ट नहीं भी कर पाया या नहीं भी कर पाई तो मैं उस एक्टिविटी के बारे में जानूंगा, जानूंगी। और मैंने उसके बारे में सर 6 महीने में काफ़ी रिसर्च किया कि अगर मुझे मौका मिलेगा आर्म्ड फोर्सेस के अंदर तो मैं ये वाले स्पोर्ट्स को ऑप्ट करूंगा। और इससे पहले कि मैं इस स्पोर्ट्स को ट्रेनिंग सेंटर में जाके ऑप्ट करूं, मैंने उसके बारे में बहुत सारी जानकारी ली। मैं ये आपको तब कह रहा हूं जब ये कंडीशन है कि आप खेलने भी नहीं जा सकते हो, कि सब साहब आप खेलने भी नहीं जा सकते सर, बहुत तैयारी करनी है। लेकिन आप उसकी जानकारी ले लो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर को बता दो कि सर वैसे तो मैं नहीं कर पाया या नहीं कर पाई अपने लाइफ में आउटडोर एक्टिविटीज़, लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे जो इकोनॉमिकली इतने अच्छे नहीं हैं, या वो ऐसी जगहों से आते जहाँ उनको एक्सपोजर नहीं मिला, उनकी गलती नहीं है उसके अंदर। लेकिन अब आज आपको पता चली है ना ये बात कि आप इस एस्पेक्ट में कमजोर हो, तो इस पर वर्क करो। एक कोई खेल चुनो कि यार मुझे मौका मिला तो मैं ये खेल खेलूंगा या खेलूंगी। और इतना भी अगर आप बताओगे ना इंटरव्यूइंग ऑफिसर को कि सर मौका तो नहीं मिला, लेकिन अगर मौका मिलेगा ट्रेनिंग में मुझे तो मैं ये वाले स्पोर्ट्स को ऑप्ट करूंगा, और इससे पहले कि मैं ऐसा कर सकूं मैंने इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, और एक दो बार थोड़ा बहुत मौका मिला तो इसमें पार्टिसिपेट भी करके देखा। बिलीव मी, ये बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन क्रिएट करेगा। सी, in order to succeed in SSB you have to be a very positive minded person, you have to be a very constructive person। रिसोर्सेज की कमी का रोना नहीं रोना है वहाँ पे कि सर अब आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत गरीबी थी, बहुत परेशानी थी, खेल नहीं पाया, कूद नहीं पाया। ये जो जवाब है ना, ये जवाब मायूसी वाला जवाब है। उन्हें मायूस लोग नहीं चाहिए, उन्हें जिंदा दिल लोग चाहिए। इसकी जगह एक ऐसा जवाब होता कि सर फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि खेल तो नहीं पाया, लेकिन इस खेल में इंटरेस्ट बहुत था और मौका मिलेगा तो करूंगा, लेकिन इसके बारे में जो थोड़ा बहुत मेरे को मौका मिला मैंने इसको खेला भी और इसके बारे में जाना बहुत कुछ मैंने। बिलीव मी, ये जवाब और जो दूसरा जवाब इससे पहले मैंने दिया था, आप खुद एनालिसिस कर लो कि कौन से जवाब वाला इंडिविजुअल ज़्यादा अच्छा है। और जब इस तैयारी के साथ आप जाओगे तो आत्मविश्वास आपका बहुत ऊंचा रहेगा, जो कि इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है और आपकी बॉडी लैंग्वेज से ही झलक जाता है आपका आत्मविश्वास। अगला जो पॉइंट है
प्रिंस कुमार बोल रहे कि सर ऑनलाइन गेम सही है। अब देखो, ऑनलाइन गेम अगर आप वाकई में बहुत अच्छा पसंद करते हो और आपने बहुत डेस्परेटली ऑनलाइन गेम को बहुत टाइम दिया है, तो आप बिल्कुल बोलिए। मैं इसको बुरा नहीं मानता, बहुत सारे लोग बुरा मानते कि है ऑनलाइन गेमिंग क्या करना है। ऑनलाइन गेमिंग तो फ्यूचर है, इवन वॉरफेयर का फ्यूचर है ऑनलाइन गेमिंग। आप आने वाले वक्त में टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आएगी कि आप एक किसी कमरे के अंदर से बैठ के युद्ध लड़ पाओगे। आज भी आप देख ही रहे हो ना, इसराइल की लड़ाई हो रही है हमास के साथ में, तो अभी तक इस लड़ाई में क्या हुआ है? मतलब हमास ने हमला किया था और वो निर्दोष नागरिकों को मारा था, उसके बाद से ग्राउंड पे कहाँ फाइटिंग हुई? उसके बाद इसराइल ने हमास को यूं ही डिस्ट्रॉय कर दिया, रॉकेट मार मार के डिस्ट्रॉय कर दिया। उनकी आर्मी को, जिसको हम कहते हैं फौज के अंदर, बूट्स ऑन ग्राउंड डालने ही नहीं पड़े, जाना ही नहीं पड़ा उनको। ये बटन दबाया रॉकेट छूटा, ये बटन नहीं दबाया, मतलब वो दूसरी तरीके से रिलीज करते हैं, शूट करते हैं रॉकेट्स, लेकिन हाँ वो इट्स लाइक बटन दबाया और छूट गया। बटन दबा दबा के ही उन्होंने फोड़ डाला। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप ऑनलाइन गेमिंग करते हो तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कोई गलत बात नहीं। एनीथिंग अंडर कंट्रोल इज वेरी गुड। और मैं तो कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि सोशल मीडिया से दूर रहो या ऑनलाइन गेमिंग, जो जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं सोसाइटी के, उन ट्रेंड्स का हिस्सा आपको होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए उन ट्रेंड्स की। ये बहुत ज़रूरी है दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए। तो अगर ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हो और आपने बहुत डेस्परेटली ऑनलाइन गेम्स खेले, बहुत सीरियसली खेले और बहुत अच्छा लेवल उसके अंदर अचीव किया है, तो आप डेफिनेटली उसको शेयर कर सकते हो। कुछ भी चीज़ गलत सही नहीं होती। बात ये होती कि आपने किसी चीज को आ, कितनी तन्मयता से किया है, कितना सिंसियरली किया है, और उससे क्या क्या लेसन्स लिए, उससे क्या क्या सीखा है। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं तो मिलिट्री साइंस का स्टूडेंट हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है इस सब्जेक्ट में बहुत, तो मैंने पढ़ा भी है और मैं पढ़ता भी रहता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ आजकल जो यंग लड़के होते हैं, यंग लड़के क्या, बच्चे ही बोल लो उनको, उन्हें वो टर्मिनोलॉजीज पता होती है जो मैंने मिलिट्री साइंस पढ़ के सीखी। मेरा बेटा है 8 साल का, 8 साल उम्र है उसकी, और कभी कभी मैं उससे बात करता हूँ, और बात करके, या मैं कुछ कभी कोई वीडियो देख रहा होता हूँ या कुछ आर्टिकल पढ़ रहा होता हूँ। उस आर्टिकल के अंदर मेरे को एक बार अभी भी बहुत अच्छे से याद है, कोई बंदूक थी, कोई बंदूक थी जो कि बहुत ही एडवांस्ड गन थी, और उसको उस बंदूक का नाम पता था। उसने मुझे बोला कि ये वो वाली बंदूक है। मैं हैरान रह गया कि यार इसको कैसे पता। उसको ये पता है कि 5.56 कैलिबर की गोली होती, 7.62 कैलिबर की गोली होती, रॉकेट लॉन्चर क्या होता है, और भी दूसरे कई वेपन्स है जो उसको पता है, क्योंकि वो खेलता था, वो फ्री फायर खेलता था। या जहाँ तक मुझे पता है अभी बंद करवा दिया उसका फ्री फायर खेलना, लेकिन पहले खेलता था वो। तो जो वो खेलता था फ्री फायर, पबजी वबजी जो भी वो खेलता था, उसको इतना नॉलेज हो गया। और ये बात मैं कोई इस साल की नहीं बोल रहा हूँ, 1 डेढ़ साल पहले की बात है, जो वो 6.5 7 साल का था, उसको गन्स और वेपन्स के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हो गई थी, जो मुझे बहुत पढ़ाई करने के बाद हुई थी। तो ये जो गेम्स होते हैं, ऑनलाइन गेम्स, इनको लाइटली नहीं लिया जा सकता। ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज देते हैं, खास तौर पे आर्म्ड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, आपका नॉलेज बढ़ता है। लेकिन बस मेरा ये कहना है कि इसको ना, इस तरह के गेम्स को अगर आप खेलते हो तो बहुत लंबे समय तक नहीं खेलना आपको। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 6 7 7 घंटे आप ये गेम ही खेल रहे हो। और कोई सी भी अच्छी भी चीज़ होती है वो ज़्यादा मात्रा में हानिकारक ही होती है ना? कोई सी भी अच्छी चीज़ होती है वो ज़्यादा मात्रा में हानिकारक ही होती है। जो दूध बहुत अच्छा होता है, घी बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप एक्सेस में इसको कंज्यूम कर लोगे तो भी आपकी बॉडी में फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। शराब पीने से शरीर का नुकसान होता है, लेकिन ज़्यादा दूध पी लेने से भी शरीर का नुकसान होता है। ज़्यादा घी खा लेने से भी शरीर का नुकसान होता है, और शराब भी ज़्यादा पीने से ही नुकसान होता है। तो ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती, है ना? तो ये इस तरह के गेम्स अगर आप खेलते हो तो उसको कंट्रोल में रह के खेलो। अगर आप कंट्रोल में रह के नहीं खेलोगे ना, तो आप गेम में तो बहुत अच्छे हो जाओगे, एकेडमिक्स में कमजोर हो जाओगे, तो अल्टीमेटली सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है, चौथा पॉइंट।
हाउ अ कैंडिडेट परफॉर्म अंडर प्रेशर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है किसी आर्म्ड फोर्स के ऑफिसर के लिए, क्योंकि जो जिंदगी होती है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, इस जिंदगी में कभी भी आप एक्शन का हिस्सा हो सकते हो। यू नेवर नो, यू नेवर नो। हो सकता है कि जब आपका कमीशन हो, आपके कमीशन होते ही जैसे ही आप अपनी रेजिमेंट को ज्वाइन करोगे, अपनी यूनिट को ज्वाइन करोगे, पहले दिन से आपको ये बता दिया जाएगा कि हमारी यूनिट युद्ध पे जा रही है, आपको चलना पड़ेगा। ऐसा होता नहीं, पहले वायोस होता है, यंग ऑफिसर्स कोर्स होता है, बट यू नेवर नो, यू नेवर नो कि आपको कमीशन होते ही युद्ध का सामना करना पड़ जाए। या ये भी हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट होने वाला हो और रिटायरमेंट होने के एक महीने पहले आपको किसी इंटेंस एक्शन का हिस्सा होना पड़ जाए। या इन दोनों ही सिचुएशंस के बीच में कभी भी आपको किसी भी इंटेंस एक्शन का सामना कितने भी लंबे वक्त के लिए करना पड़ सकता है, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने की शुरुआत हुई थी तो लड़ाई करने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि उनको 4 साल के लिए लड़ना पड़ेगा। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत करने वालों ने कभी नहीं सोचा था कि उनको 6 साल तक लगातार लड़ना पड़ेगा। जब रूसो यूक्रेनियन वॉर की शुरुआत हुई थी तो रूस को नहीं पता था कि उसको कई साल तक यूक्रेन से लड़ाई करनी पड़ेगी। आज जब इसराइल और हमास की लड़ाई हो रही है तो हमास ने भी कभी नहीं सोचा था कि इसराइल का इतना खतरनाक आंसर आएगा और बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगी ये लड़ाई। तो कोई लड़ाई कितनी प्रोलॉन्ग्ड होती है ये कभी भी कोई नहीं कह सकता। और ये जो लड़ाई होती है, इस लड़ाई में होता है बहुत ज्यादा दबाव। कोई सी भी युद्ध होता है ना, वो युद्ध इज ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम। युद्ध के अंदर आपको अपने ऑब्जेक्टिव तो अचीव करने ही होते, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव एक तय शुदा समय सीमा में अचीव करने होते। एक तयशुदा समय सीमा के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते, क्योंकि आपका सुपीरियर आपको बताता है कि मुझे वो फीचर कैप्चर करना है। और अगर अगले 4 दिन में वो फीचर कैप्चर नहीं हुआ तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आके सीज फायर करवा देगा और वो फीचर हम कभी भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। और अगर उस फीचर के ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है तो दुश्मन हमेशा हमारे सर के ऊपर बैठ के हमको परेशान करता रहेगा। तो अब आपको दुश्मन से भी लड़ना है और एक टाइम फ्रेम के अंदर दुश्मन का मुकाबला करके उसको डिफीट भी करना है, उस फीचर को भी जीतना है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो प्रेशर हैंडल नहीं कर सकता वो इस तरह की सिचुएशन में टूट जाएगा। दुश्मन से हारने से पहले ही वो अपने मन में हार जाएगा। और ये बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकती आर्म्ड फोर्सेस कि वो ऐसे लोगों को रिक्रूट कर ले जो मानसिक रूप से कमजोर हैं और दबाव के अंदर आके टूट बिखर जाते हैं। और एक बहुत अच्छा तरीका किसी इंडिविजुअल की इस टेंडेंसी को चेक करने का होता है ये पर्सनल इंटरव्यू, जहां पे सिर्फ आप होते हो और इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है। और इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछता है जो सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर देते हैं, जो सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर सकते हैं, जो सवाल आपको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल सकते हैं। और वो देखना चाहता है कि जब आप ऑकवर्ड सिचुएशन में आते हो, जब आप कठिन परिस्थितियों में आते हो, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होता है। आपके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती है या आप अपने आप को काम और कंपोज्ड करके एक बैलेंस्ड आंसर देते हो। क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस के जीवन में आपको कदम कदम पर चुनौतियों का और दबाव का सामना करना पड़ेगा। और अगर आप दबाव नहीं झेल सकते तो आप आर्म्ड फोर्सेस के लायक नहीं हो, अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली जो भी हम कहें। और इसीलिए इंटरव्यू के अंदर ये बहुत अच्छे से देख लिया जाता है, एक इंडिविजुअल ऑफिसर के द्वारा एक इंडिविजुअल कैंडिडेट को एसेस कर लिया जाता है कि ये दबाव के अंदर जब इसके ऊपर दबाव आएगा तब इसका रिस्पॉन्स क्या होगा। तो दबाव में काम करना एक जरूरत होती है किसी भी आर्मी ऑफिसर, नेवी ऑफिसर या एयरफोर्स ऑफिसर के लिए। और एक बहुत अच्छा तरीका इस बात को समझने का है इंटरव्यू, कि वह कैंडिडेट किस तरह परफॉर्म करेगा।
जैसे एग्जाम्पल पूछ रहे, अभय सिंह बोल रहे एग्जाम्पल दो। अब एग्जाम्पल के लिए इंटरव्यू के अंदर क्या करते हैं कि वो आपको कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, और वो क्वेश्चंस एक ऑर्डर में पूछते हैं। पहला एक क्वेश्चन पूछेंगे, वो बोलेंगे कि मैं आपसे 5 क्वेश्चन पूछूंगा, और जिस ऑर्डर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसी ऑर्डर में आपको आंसर देना है। अब वो लगातार एक के बाद एक आपसे क्वेश्चन पूछते जाते हैं। 5 क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए आपसे, और जैसे ही पांचवा या छठा क्वेश्चन, जितने भी उन्हें पूछना होते, जैसे ही वो 5-6 क्वेश्चन पूछ लेते, अब आपसे बोलते कि आप आंसर करो। अब आपके ऊपर दबाव दो चीजों का होता है। पहला कि जितने भी क्वेश्चंस उन्होंने पूछे उन सारे क्वेश्चंस का सही आंसर देना है। दूसरा दबाव जो पहले से भी ज्यादा बड़ा होता है वो ये कि उनके सारे क्वेश्चंस आपको दिमाग में याद रहे, क्योंकि वो क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन पूछने के बाद आपको उस क्वेश्चन को लर्न करने के लिए या उस क्वेश्चन को मगअप करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं देते, इमीडिएटली दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते। सो दैट्स हाउ दे पुट यू इनटू अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ये एक तरीका होता है उनका किसी कैंडिडेट के अंदर ये देखने का कि वो दबाव को कैसे हैंडल करता है। दूसरा तरीका ये होता है दबाव को कैसे हैंडल करता है कोई कैंडिडेट, वो आपको किसी सिचुएशन में डाल देंगे और किसी ऐसी साइकोलॉजिकल इमोशनल सिचुएशन के अंदर आपको डाल देंगे या सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर आपको डाल देंगे, जहां पे वो देखेंगे कि आपका रिस्पॉन्स क्या आता है। एक बहुत कॉमन सिचुएशन है कि अगर आप एक लड़के हैं तो अपनी वाइफ और मदर को इमेजिन कीजिए, और अगर आप एक लड़की हैं तो अपने फादर और अपने हस्बैंड को इमेजिन कीजिए। आप एक जहाज में जा रहे हैं, एक नाव में जा रहे हैं, आपके पास में 2 लाइफ जैकेट है। एक लाइफ जैकेट आपको पहनना है, जरूरी है, कंपलसरी। एक लाइफ जैकेट आपके बॉडी से अटैच्ड है, वो आप किसी को नहीं दे सकते। आपके हस्बैंड, आपके फादर या आपकी मदर और आपकी वाइफ, आप लड़के हैं तो आपको क्या इमेजिन करना है, लड़की है तो क्या इमेजिन करना है, मैंने आपको बता दिया। अब आप ये मान लीजिए कि आपके जो स्पाउस है और आपके जो पेरेंट है, दोनों को स्विमिंग नहीं आती, आपके पास सिर्फ एक लाइफ जैकेट है, आपकी नाव डूब रही है, और ये नाव डूबने से रुकेगी नहीं, ये डूब के ही रहेगी। जो जो परिस्थितियां उन्होंने दे दी उस पर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। एक लाइफ जैकेट आपको यूज करना है, एक लाइफ जैकेट आपको दोनों में से किसी एक को देना है, नाव डूब के ही रहेगी। तैरना आपके दोनों को नहीं आता, आपके स्पाउस को भी नहीं आता, आपके पेरेंट को भी नहीं आता। अब आपसे वो सवाल पूछ रहे कि आप लाइफ जैकेट किसको दोगे, आप लाइफ जैकेट किसको दोगे। अगर आप एक लड़की हो तो क्या आप अपने हस्बैंड को दोगे या फादर को दोगे, और अगर आप एक लड़के हो तो आप अपनी मदर को दोगे या अपनी वाइफ को दोगे, किसको दोगे लाइफ जैकेट। ये जो सवाल है ना, ये इस तरह के सवाल प्रथमेश सर ने आपसे कई बार डिस्कस किए होंगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर भी इस तरह के सवाल पूछे जाते, और कई बार इंटरव्यू के अंदर भी वो डायरेक्टली आपसे सवाल पूछ लेते, क्योंकि एसआरटी जैसी जगहों पे तो आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। लेकिन यहां पे सवाल पूछा एंड दे वांट एन आंसर इमीडिएटली। तो जब आप प्रेशर में आंसर देते हो, जल्दी आंसर देते हो, तेजी से आंसर देते हो, तो एक्चुअली जो आपके दिमाग में होता है वही आपका आंसर आता है। अब देखिए, कोई कह रहा है मदर को देंगे, कोई कह रहा है फादर को देंगे। बीच में कई लोग ऐसे भी होते हैं, जब मैं ऑफलाइन में होता हूं तो कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सर एक लाइफ जैकेट जो है मैं अपना किसी को दे दूंगा, मुझे तैरना आता है, मैं नाव को ही डूबने। ये सब इम्प्रैक्टिकल है, उन्होंने जो सिचुएशन दे दी वही मानना है। अब कुछ लोगों ने बोला मदर को देंगे, कुछ लोगों ने बोला कि स्पाउस, मतलब कुछ लोगों ने बोला स्पाउस को देंगे, कुछ लोगों ने बोला पेरेंट को देंगे, मदर फादर या हस्बैंड वाइफ को देंगे। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपका जो जवाब है इसमें सही गलत जैसा कुछ भी नहीं है। वैसे सिचुएशन रिएक्शन के हिसाब से, और एक जनरली जो इसका सही जवाब माना जाता है, जनरली इसका सही जवाब ये माना जाता है कि आप अपने स्पाउस को लाइफ जैकेट दीजिए, क्योंकि यहां पे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखी जा रही है, प्रैक्टिकलिटी देखी जा रही है कि आपके पेरेंट है। अब आप ऑब्वियसली, अगर आपकी शादी हो चुकी है मतलब आप जवान हो, आपका स्पाउस भी जवान है, और अगर आप दोनों अच्छे खासे जवान हो कि आपकी शादी हो चुकी, मतलब आपके पेरेंट की एज बहुत ज्यादा हो गई है, तो सोसाइटी में उन्होंने अपना रोल प्ले कर दिया है। अब सोसाइटी के अंदर आपको, आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को, आप लोगों को आगे के समाज को बनाना है, आगे के समाज को क्रिएट करना है। और इसीलिए एक जो प्रॉपर आंसर इसका होता है वो ये होता है कि आप अपने स्पाउस को दे दो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है।
अगर किसी तरह आपने अपने स्पाउस को अगर अपने स्पाउस को कुर्बान कर दिया, उनका बलिदान दे दिया, और पेरेंट्स को बचा लिया, मदर को या फादर को बचा लिया, तो वो तो वैसे बुजुर्ग है, अब वो सोसाइटी को देने वाली पोजीशन में नहीं रहे। तो समाज के हिसाब से आपने कड़ा फैसला लेके, फैसला तो कड़ा ही लेना आपको, चाहे हस्बैंड को डुबाओ या फादर को डुबाओ या मदर को डुबाओ या फिर वाइफ को डुबाओ, फैसला तो कड़ा ही होगा। खुशी तो दोनों में ही नहीं होगी, लेकिन आपने समाज को ध्यान में रखते हुए एक फैसला लिया कि दे हैव अ रोल टू प्ले इन द सोसाइटी। तो यहां से अब ये अगेन मैं एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जो पेरेंट्स को चूज कर रहे हैं, तो वो गलत नहीं है। एसएसबी में तो गलत नहीं है, क्योंकि एसएसबी में क्या देखा जाता है, आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाता है कि आप अगर एक सेंसिटिव और इमोशनल पर्सन हो, तो वो इंटेग्रिटी आपने साइक टेस्ट में भी शो करी, वो इंटेग्रिटी आपने इंटरव्यू में भी शो करी, और वही इंटेग्रिटी आपने आउटडोर टास्क के अंदर भी शो करी। तो अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हो जो बोल रहे हो कि नहीं मैं तुम्हें मेरी माँ को बचाऊंगा, लेकिन वो सेंसिटिविटी और वो इमोशनैलिटी आपकी साइक टेस्ट में भी दिखाई दे रही है, ग्रुप टास्क में भी दिखाई दे रही है, इससे ये पता चल रहा है कि आप एक ईमानदार पर्सन हो। जो इमोशन आप अपने दिल में कैरी करते हो, वही इमोशन हर तरह की परिस्थितियों में आप दुनिया को देते हो या एक्सप्रेस करते हो, तो आप रेकमेंड हो सकते हो। एसएसबी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ईमानदारी की होती, सही गलत आंसर कुछ भी नहीं है इसमें, लेकिन एक जनरली जो मैंने बताया कि भाई सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए वो स्पाउस वाला आंसर सही माना जाता है यहाँ पे, है ना। तो ये जो आंसर है इसके अंदर सही गलत नहीं होता, ईमानदारी आपकी देखी जाती कि यार ये साइक टेस्ट में भी उसी इमोशनलिटी के साथ में स्टोरीज लिख रहा था, यहाँ पे भी उसी इमोशनलिटी के साथ जवाब दे रहा है, और आउटडोर टास्क में भी इसने वही इमोशनलिटी शो करी। तो वो चीज जो है ना वो आपके फेवर में जाएगी। तो सही गलत कुछ नहीं होता, जो आप फील करते हो, दिल से जो फील करते हो उस तरह के आंसर्स देना यहाँ पे। लेकिन जो आपने एग्जाम्पल पूछा था, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स देके वो आपको दबाव में लाते हैं, और दबाव में लाके वो देखते हैं कि इसका रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो इंटरव्यू में आए रिस्पॉन्सेस को वो कलेक्ट करते, साइक टेस्ट में आए रिस्पॉन्सेस को वो कलेक्ट करते, आउटडोर टास्क में आपके किए गए एक्शंस को वो रजिस्टर करके रखते हैं, और फिर तीनों को मैच करके देखते कि कहीं ऐसा तो नहीं कि साइक टेस्ट में कुछ करना नहीं था तो हीरो बन गया, इंटरव्यू के अंदर सिट्टी पिट्टी गुल हो गई, और एक्शन करने की वक्त जब आई तो उल्टे सीधे एक्शंस किए, तो वो आदमी रिजेक्ट हो जाएगा। कि साइक टेस्ट में तो बहुत अच्छी स्टोरीज लिख दी, क्योंकि एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, उन्होंने बता दिया था स्टोरीज कैसे लिखनी है, तो स्टोरी लिखने में तो माहिर था, लेकिन जब एक्शन की बारी आई और स्पीच की बारी आई तो बोलते नहीं बना या एक्शन नहीं करते बना। ये ज्यादा मैटर करता है। तो इंटरव्यू के अंदर भी जो आप नेचुरल होते हो, जो आपको फील होता है अंदर से, वही एक्सप्रेस किया करो। सही गलत जवाब के बारे में मत सोचना इस तरह की प्रेशर वाली सिचुएशन में, इस तरह की प्रेशर वाली सिचुएशन में सही गलत के बारे में मत सोचना। वो न्यूटन के 3 लॉ पूछे ना, तो अब तो सही ही बताने पड़ेंगे। आप ये मत सोच लेना कि न्यूटन के 3 लॉ मुझे जो अलग लगते हैं वो मैं बता दूं, नहीं। फैक्चुअल चीजें जब पूछेंगे तो जो एक्यूरेट आंसर है वही देने हैं, लेकिन इस तरह की प्रेशरस सिचुएशन में जब वो आपको डालेंगे तो जो दिल से आपको फील होता है वही आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है नॉलेज एंड अवेयरनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि इंटरव्यू के अंदर देखा जाता है सॉरी, और एक्सपेक्ट किया जाता है कि एक इंडिविजुअल जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है उसके अंदर ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कौन सा ज्ञान? एकेडमिक नॉलेज। मान लीजिए आप 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो 12th तक आपने जो कुछ भी पढ़ा उसका ज्ञान आपको होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपके अंदर होना ही चाहिए। अगर आप सीडीएस के थ्रू जा रहे हैं तो फिर आपने कॉलेज के अंदर जिस भी स्ट्रीम को लेके ग्रेजुएशन पूरा किया उसका बेसिक नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। वो एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू के अंदर कि ज्ञान इतना तो हो जितना उसने दुनिया के सामने पढ़ाई करी है। कि अगर आपने बीएससी करी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो भैया कंप्यूटर साइंस से जुड़ी बुनियादी चीजों का ज्ञान आपको हो।
या अगर आपने 12th पीसीएम लेके पढ़ाई करी है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको भरपूर जानकारी हो। और दूसरी बात जो वो चेक करते हैं वो है अवेयरनेस, कि दुनिया में आसपास क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है, इस सबका भी मूलभूत ज्ञान या बेसिक ज्ञान होना चाहिए। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, अपने कई लेक्चर्स में कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, कि जब आप करंट अफेयर्स को स्टडी करते हो तो करंट अफेयर्स को सिर्फ ये सोच के स्टडी मत करना कि करंट अफेयर्स का एक पार्ट आता है रिटन एग्जामिनेशन के अंदर और कुछ नंबर्स हम उससे खींच के ला सकते हैं। करंट अफेयर्स की स्टडी आपको रिटन में तो जो काम आनी है वो आएगी ही आएगी, लेकिन एसएसबी के अंदर ये बहुत बहुत और बहुत काम आने वाला है आपको। क्योंकि जब आपके अंदर अपनी समसामयिकी को लेके, करंट इवेंट्स को लेके अवेयरनेस होती है तो आपका नॉलेज अपने आप बढ़ जाता है, और जब नॉलेज बढ़ जाता है, अवेयरनेस बढ़ जाती है, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। जब आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो तो जितने टॉपिक्स आपको मिलते हैं, तो क्योंकि आपकी अवेयरनेस ज़्यादा अच्छी है दूसरों के मुकाबले, आपको टॉपिक्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आते, आप उनके ऊपर ज़्यादा रीजनेबल और रैशनल पॉइंट्स बोल सकते हो, जिससे कि आपको पॉइंट्स गेन होंगे जीटीओ के सामने। या इंटरव्यू के अंदर कोई इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपसे करंट सिनेरियो के बारे में कुछ एनालिसिस करने के लिए बोलता है और आपने अपनी अवेयरनेस को दुरुस्त रखा है, करंट अफेयर्स और इवेंट्स को अच्छे से पढ़ा है, तो आप एक बेहतर जवाब दे पाएंगे, जो अगेन आपके पॉइंट्स बढ़ाएगा। इसीलिए नॉलेज और अवेयरनेस, जो कि एक ऑफिसर की क्वालिटी होना ही चाहिए, उसे भी देखा जाता है इंटरव्यू के अंदर। देखिए, जब कोई ऑफिसर फौज का हिस्सा बनता है तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट फाइटिंग, इट इज जस्ट नॉट अबाउट फाइटिंग। एक अधिकारी को, एक फौजी अफसर को जितना ज्ञान होगा, जितना नॉलेज होगा, वो उतना बेहतर लड़ सकता है। वेपन की ट्रेनिंग तो एनडीए या ओटीए या आईएमए या एएफए या आईएनए ये देंगे ही आपको। नेवल एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या एनडीए या इंडियन मिलिट्री एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी, ये सब आपको वेपन्स में ट्रेन करेंगे, ये सब आपको लड़ाई लड़ने की स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में ट्रेन करेंगे। लेकिन जो आपकी टेंडेंसी है ज्ञान प्राप्त करने की, वो ज्ञान प्राप्त करने की टेंडेंसी अगर आपके अंदर है, तो अगर वो आपको इतना सिखाएंगे तो आप इतना सीखोगे। और जितना ज्यादा आप सीखोगे, जितना ज्यादा आपको ज्ञान होगा, आप उतने बेहतर योद्धा बन जाओगे, आपको हराना उतना मुश्किल हो जाएगा। युद्ध में वही योद्धा जीतता है जिसका ज्ञान ज्यादा होता है। इसीलिए मैंने ये बात पहले भी आपको बताई है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं को, भारतीय सशस्त्र सेनाओं को सिर्फ योद्धा नहीं, विद्वान योद्धा चाहिए, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्कॉलर वॉरियर्स। वॉट वी नीड, वॉट आर फोर्सेज नीड इज जस्ट नॉट वॉरियर्स, स्कॉलर वॉरियर्स। वॉरियर्स तो बहुत सारे बन जाएं, जो मेडिकली फिट है वो वॉरियर बन सकता है, जो मेडिकली फिट है, जिसके अंदर फिजिकल करेज है, ये दो गुण देख लो बस किसी के अंदर, कि भैया मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है और फिजिकल करेज है, वो योद्धा बन सकता है। तो फिर इतनी सारी चीजें क्यों देखी जा रही है एसएसबी के अंदर? आपको रिटन एग्जामिनेशन का हर्डल दिया जा रहा है, आपसे बहुत सारे एकेडमिक क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर में जाके, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर जाके भी बहुत सारी पढ़ाई आपसे करवाई जा रही, क्योंकि दे वांट देयर वॉरियर्स टू बी नॉलेजेबल। और मैंने बोला भी ये पहले भी कि हम पाकिस्तान को इतनी बार इसीलिए पटक चुके हैं और आगे भी पटकते रहेंगे, क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, और हम लोग पढ़ाई लिखाई खूब करते हैं। और पढ़ाई लिखाई करने के साथ में जब हम वेपन ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स में अपने आप को ट्रेन करते हैं, तो हम उनसे कोसों आगे निकल जाते हैं, फिर वो हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए एसएसबी के अंदर ये शुरू से ही देख लिया जाता है कि किस कैंडिडेट के अंदर नॉलेज एक्वायर करने की प्यास है और किस कैंडिडेट के अंदर अच्छी खासी अवेयरनेस है। मान लीजिए कि आप 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल के हैं और आपने ये टेंडेंसी डेवलप कर ली, इससे ये समझ में आता है कि ये इंडिविजुअल लाइफ लॉन्ग इस टेंडेंसी को मेंटेन करके रखेगा। क्योंकि एक बार आपको क्यूरियोसिटी होती ना नॉलेज गेन करने की, वो कभी जिंदगी में खत्म नहीं होती। तो ऐसा कैंडिडेट जिसके अंदर वो क्यूरियोसिटी है नॉलेज गेन करने की, वो जिंदगी भर इस टेंडेंसी को डेवलप रखेगा और हमें एक अच्छा अधिकारी मिलेगा जो ज्ञानी भी होगा, बाकी तो हम उसको ट्रेन कर देंगे कि लड़ाई कैसे करनी है। तो यही वो सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बेसिक आइडियाज हैं जो कि जिनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिनके लिए इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। ये सारे गुण इंटरव्यू के माध्यम से बहुत अच्छे से एक
एसेसर को, एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर को समझ में आ जाते हैं। जिन कैंडिडेट्स के अंदर ये गुण दिखाई दे जाते हैं उस कैंडिडेट की रेकमेंड होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपने अंदर ये गुण विकसित करेंगे इस छोटे से लेक्चर को देखते हुए, देखने के बाद इस बात को, वो जितनी भी बातें मैंने आपको बताई उसको समझोगे, अपने अंदर इन गुणों को विकसित करोगे, तो अपने आप को लायक बनाओगे आर्म्ड फोर्सेस में सर्व करने के लिए। और आपकी लाइफ में भी खुशी आएगी, देश को भी बहुत अच्छा रहेगा आपके जैसे गुणों वाले ऑफिसर्स जब देश को मिलेंगे। तो इसी पॉइंट के साथ में इस लेक्चर को मैं एंड करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।